हाय स्टूडेंट्स। आज हम NSCGS एक्सेलरेटर सीरीज के अंदर वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है उसकी थ्योरी को रिवाइज करने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वेदांत जूनियर साइंस टेस्ट सीरीज के बारे में। बच्चों, इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको फुल सिलेबस टेस्ट दिए जाएंगे जो कि NSCGS पैटर्न पे बने होंगे और टोटल मिला के 11 टेस्ट आप लोगों को दिए जाएंगे। ये टेस्ट सीरीज ऑलरेडी 22 सितंबर को स्टार्ट हो चुकी है एंड यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस टेस्ट सीरीज। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो पास्ट में भी जितने भी टेस्ट हुए हैं आपको उनका एक्सेस भी मिलेगा एंड यू कैन अटेम्प्ट दोज टेस्ट ऑल्सो एज योर मॉक टेस्ट। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, इट्स एन एब्सोल्युटली फ्री टेस्ट सीरीज बच्चों। तो ज्वाइन करने के लिए आपको बस इतनी सी चीज करनी है कि इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके वो गूगल फॉर्म भर दीजिए एंड दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग वी नीड एंड यू विल बी मेड पार्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। नॉट ओनली दैट, इस टेस्ट सीरीज के साथ एक बैच भी है जिसको हम NSCGS रिवीजन कैंप कहते हैं। सो यू विल बी मेड पार्ट ऑफ दैट बैच ऑल्सो। उस बैच के अंदर एवरी डे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाते हैं जो कि NSCGS की प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो गूगल फॉर्म फिल कर दो, उससे आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी, जो टेस्ट सीरीज है वो भी मिल जाएगी और जो NSCGS रिवीजन कैंप का बैच है वो भी मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसको आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। इस टेलीग्राम ग्रुप पर हमारी जो NSCGS एक्सपर्ट है निधि पराशर मैम, शी स्टेज कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स। लाइक यहाँ पे जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं उनको वो गाइड करती रहती है, मेंटर करती रहती है और बच्चों की अगर कुछ क्वेरीज होती हैं तो उनको भी एड्रेस करती है। तो आई थिंक इट वुड बी अ गुड प्लेस टू सीक गाइडेंस फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ बीन इन दिस फील्ड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ एंड हु हैज़ बीन आवर एक्सपर्ट एंड हु हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स फॉर NSCGS ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। On that note guys, let's begin today's session. So आज का हमारा जो सेशन है इसमें मैं बात करने वाला हूँ वर्क एनर्जी एंड पावर की। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वर्क आखिर होता क्या है। ठीक है, तो हमारी एवरीडे यूजेज में वर्क जिस तरह से काम होता है, फिजिक्स में वर्क का मतलब वो नहीं होता है। फिजिक्स में वर्क का एक क्वांटिटेटिव मतलब होता है, मतलब कि हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्क होता क्या है, तो सपोज ये एक पार्टिकल है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है जिसको कि मैं F वेक्टर कह देता हूँ। ठीक है, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मे बी दिस फोर्स एंड मे बी सेवरल अदर फोर्स दिस पार्टिकल इज ट्रैवलिंग। ठीक है, तो अभी यहाँ पर था पार्टिकल, कुछ देर बाद वो यहाँ कहीं पे आ जाएगा, तो ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसको ds कह देते हैं। और अगर हम dw से रिप्रेजेंट करते हैं दैट वर्क डन बाय F इन ds डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये ds, ये dw किस तरह से लिखा जाता है, ये dw लिखा जाता है F डॉट ds। ठीक है, कीप इन माइंड बच्चों, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ दिस इज ओनली अ समरी। ऑलराइट, यू गाइस शुड ऑलरेडी बी नोइंग दिस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू रिकॉल ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो dw को लिखते हैं F डॉट ds। ठीक है, सो ये हमारा जो फॉर्मूला है, लाइक दिस इज द फॉर्मूला दैट टेल्स अस एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग का मतलब जैसे सबसे पहले हमें ये बताता है कि वर्क की जो यूनिट होगी, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क, ओके, यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन इंटू मीटर एंड 1 न्यूटन इंटू मीटर इज कॉल्ड एज 1 जूल। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो है वो है जूल। ठीक है, और जूल 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, वर्क इज अ स्केलर, वो दिख ही रहा है क्योंकि ये दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से बन के आया है। ठीक है, सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात हम कह सकते हैं वर्क को लेकर, वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट। ओके, वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट। इसका क्या मतलब हुआ, देखो एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलग अलग फॉर्म से अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अलग अलग नजर आ सकता है। यानी कि ये जो ds है ये अलग अलग हो सकते हैं, देयरफॉर वर्क विल बी आल्सो बी डिफरेंट। सो वर्क इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, और देखते हैं, देखो अगर मैं टोटल वर्क डन बाय फोर्स निकालना चाहता हूँ, टोटल वर्क डन बाय फोर्स का मतलब हुआ कि सपोज पार्टिकल इनिशियल से, किसी इनिशियल पोजीशन से लेकर किसी फाइनल पोजीशन तक पहुंचा है और इस पूरी जर्नी में जो वर्क हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ के डिस्प्लेसमेंट में मान लो dw1 वर्क हुआ, यहाँ के डिस्प्लेसमेंट में dw2 एंड सो ऑन। ठीक है, आखिरी डिस्प्लेसमेंट में dwn वर्क हुआ, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क डन का मतलब हुआ कि हमें इंडिविजुअल जो छोटे छोटे से डिस्प्लेसमेंट्स हैं उसमें जितने भी वर्क हुए हैं उन सबको ऐड कर देना चाहिए, विच मीन्स कि हमें इंटीग्रेट कर देना चाहिए F डॉट ds को। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से लेकर
फाइनल पॉइंट तक। सो दिस विल गिव अस द वर्क डन बाय एफ। ठीक है, इसमें भी इफ एफ वेक्टर इज कांस्टेंट, ठीक है, अगर फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स होता है, ठीक है, तो फिर W की जो वैल्यू है ये बन जाएगी एफ डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एस विच इज सिंपली एफ डॉट एस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल फोर्स के लिए और इसको यूज़ कर सकते हैं हम कांस्टेंट फोर्सेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने की है कि ये जो S, ठीक है, S या फिर जो DS है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, ओके, रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, लाइक व्हाई एम आई बीइंग सो स्पेसिफिक, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल कंसिडर करो। ठीक है, सपोज करो कि ये एक ब्लॉक है जो कि रबड़ का बना हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक रबड़ ब्लॉक है। ठीक है, और मान लेते हैं ये एक मेटल ब्लॉक है। ठीक है, अरे समझे, हमने इन दोनों ब्लॉक्स पर फोर्स लगाए, इस पे जैसे ऐसे फोर्स लगाया F1 और इस पे ऐसे फोर्स लगाया F1, इस पे हमने फोर्स लगाया F2 और इस पे भी फोर्स लगाया F2। ठीक है, फोर्स लगाने का नतीजा हमको देखने को मिला कि रबर ब्लॉक तो डिफॉर्म हो गया ऐसे। ठीक है, रबर ब्लॉक डिफॉर्म हो गया ऐसे, जबकि मेटल ब्लॉक वैसा का वैसा ही रहा। ठीक है, मतलब कि मेटल ब्लॉक में जो डिफॉर्मेशन है वो नेग्लिजिबल हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही केस में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक पूछूं या एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पूछूं तो वो दोनों केस में जीरो है। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जीरो है बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो, यहाँ पे भी जीरो है, तो दोनों ब्लॉक्स का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन फर्स्ट केस में जिन पॉइंट्स पे फोर्स लगा था, फॉर एग्जाम्पल ये जो दीवार थी ब्लॉक की, इस दीवार पे फोर्स लगा था, ये दीवार आगे खिसक चुकी है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है, जिस जगह पे फोर्स लगा था वो पॉइंट्स अपनी जगह बदल चुके हैं एंड देयरफॉर वर्क डन विल बी नॉन जीरो। ठीक है, इसी तरह से इस दीवार पे फोर्स लगा था, ये इधर शिफ्ट हो गई है, तो वर्क डन बाय, तो इस वाले केस में वर्क डन बाय एफ जो है वो नॉन जीरो आएगा बिकॉज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस हुआ है ऑल्दो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, इस वाले केस में वर्क डन बाय F2 जीरो आएगा बिकॉज जिन पॉइंट्स पे फोर्स लग रहा है वो पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हुए हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जो DS या जो S है इट रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसी पर बेस्ड कई तरह के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो हमेशा माइंड में रखने चाहिए, जो काम में आते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज अ फ्लोर। ठीक है, दिस इज अ फ्लोर एंड अ पर्सन इज वॉकिंग ऑन दिस फ्लोर। ठीक है, ये मान लेते हैं पर्सन का 1 फुट है। ठीक है, और ये मान लेते हैं पर्सन की बॉडी है। ठीक है, सो दिस इज अ मैन। ओके, सो लेट्स से दिस इज अ मैन ऑफ मास 60 kg। ठीक है, एंड दिस मैन इज एक्सेलरेटिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये इधर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यही समझने की है कि इसका अगर मैं इस समय FBD के बारे में सोचूं तो कौन कौन से फोर्सेस पे लग रहा है और ये एक्सेलरेट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसके ऊपर अभी जो फोर्सेस लग रहे होंगे उसमें से एक हो जाएगा इसका mg फोर्स। ठीक है, एक हो जाएगा नॉर्मल फोर्स जो इसके फुट से लगेगा और एक हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, और ये फ्रिक्शन फोर्स है यही इसको एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अच्छा बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा F = ma। ठीक है, यानी कि 120 न्यूटन एंड दिस वुड बी करेक्ट आंसर, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ठीक है, ये पार्ट सही है। अब अगर जैसे ये सोचा जाए कि भाई फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, ये मैन भी हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो रहा है, तो अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा जाए, जैसे सपोज ये बोल दिया गया कि ये रेस्ट से स्टार्ट किया था, ये रेस्ट से स्टार्ट किया था और मान लेते हैं हमसे बोला गया कि 10 सेकेंड्स में वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड्स, ठीक है, तो क्या हम ये लिख देंगे कि 120 इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर मैं वैसे कैलकुलेट करूँ हाफ AT²। ठीक है, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर सेम डायरेक्शन में तो कॉस 0 आ जाएगा, तो क्या मैं ये लिख दूँ 120 इंटू 100 इंटू 1। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो ये गलत है बच्चों, ये गलत है, दिस इज़ नॉट राइट। ठीक है, अब देखने में तो बिल्कुल सब कुछ सही लग रहा है, फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी है, सब कुछ सही है। ठीक है ना, लेकिन इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है बच्चों कि हमारी जो बॉडी होती है ये एक फ्लेक्सिबल बॉडी होती है और हमारी बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स के डिफरेंट वेलोसिटीज़ हो सकते हैं एट द सेम टाइम।
ठीक है। जैसे ऐसा हो सकता है कि मेरी पूरी बॉडी रेस्ट पे है लेकिन मैं अपना हाथ को ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ। सो हमारी बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स के डिफरेंट वेलोसिटीज हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। ठीक है, नोटिस करो हमारे वॉक करने की जो प्रोसेस होती है, हम एक पैर ज़मीन पे प्लांट करते हैं, जैसे आपको कैमरे में शायद दिख नहीं रहा है, एक पैर प्लांट करते हैं, फिर दूसरे पैर को लिफ्ट करते हैं और उससे आगे रखते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से वॉक करते हैं जैसे इस मैन ने अभी इस फुट को प्लांट कर रखा है, इसको ज़मीन पे प्लांट कर रखा है, इसको टिका रखा है और ये फिट उठा के इसको आगे रखने वाला है और इसकी पूरी बॉडी आगे मूव कर रही है। तो जिस फुट पर फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों एक्ट कर रहे हैं, वो फुट इस समय तो रेस्ट पे है। मतलब कि जितनी देर तक इस पैर पे फ्रिक्शन लगने वाला है उतनी देर तक तो ये पैर मूव ही नहीं कर रहा। ठीक है, ये दूसरा पैर मूव कर रहा है लेकिन उस पर तो फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा। ठीक है, फिर जब ये पैर यहां पे टिका देगा और इस पैर को लिफ्ट करेगा तो इस पैर को लिफ्ट करने के बाद इस पे फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। अब दूसरे पैर पे फ्रिक्शन लगेगा लेकिन वो दूसरा पैर अब रेस्ट पे आ गया क्योंकि उसको प्लांट कर दिया गया है। ठीक है, हमारी जो चलने की प्रोसेस होती है कुछ ऐसी ही होती है कि हम एक बार में एक फुट को जमीन पर रखते हैं और पूरी बॉडी को मूव करते हैं, फिर इसको लिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको आगे टिकाते हैं। तो मतलब ऑल्टरनेटिवली फ्रिक्शन कभी इस पे लग रहा है, कभी इस पे लग रहा है, कभी इस पे, और जब जिस पैर पे फ्रिक्शन लग रहा है तब वो पैर रेस्ट पे है। इसलिए इस सिचुएशन में वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर पूछा जाएगा तो वो जीरो आएगा। ठीक है, वो जीरो आएगा। एंड बिल्कुल सेम रीजन की वजह से वर्क डन बाय नॉर्मल भी जीरो आएगा। बहुत लोग ना यहाँ पे गलती करते हैं, गलत एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। बहुत बार टीचर्स भी, बच्चे भी ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि नॉर्मल वर्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, इसलिए वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो है। लेकिन बच्चों ये गलत एक्सप्लेनेशन है। वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो है, ये बात सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है। वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो इसलिए बिकॉज जिस पैर पे नॉर्मल लग रहा है वो पैर उस ड्यूरेशन तक रेस्ट पे रहता है जब तक कि उस पर नॉर्मल लग रहा होता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल याद रखने के लिए। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज ये स्टेयर केस है। ठीक है, ये मान लेते हैं स्टेयर केस है एंड अगेन अ पर्सन इज क्लाइंबिंग द स्टेयर। ठीक है, तो ये मान लेते हैं उसके पाँव हैं। ठीक है, ये उसकी बॉडी है। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज क्लाइंबिंग द स्टेयर। तो हमारे स्टेयर्स क्लाइंब करने की जो प्रोसेस होती है वो भी ऐसी होती है। ठीक है, जैसे इस पैर पे अभी नॉर्मल लगेगा। ठीक है, mg जो भी लग रहा है लगता रहेगा। ठीक है, अब ये आदमी अगर ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में भी है। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि वर्क डन बाय नॉर्मल निकालो तो वो नॉन जीरो आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। वर्क डन बाय नॉर्मल वापस जीरो है ड्यू टू सेम रीजन कि जब जिस पैर पे नॉर्मल लग रहा है तब वो पैर रेस्ट पे रहता है। ठीक है, इसलिए तो ये अगेन एक अच्छा एग्जांपल है। लैडर चाहे ऐसी हो, लैडर चाहे ऐसी हो, ठीक है, अगर कोई आदमी इन लैडर्स पे चढ़ रहा है, ठीक है, विदाउट स्लिपिंग, उसके पैर स्लिप नहीं कर रहे हैं, तो फिर वर्क डन बाय नॉर्मल जो होगा वो जीरो ही होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखने की बात है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर एक पेंडुलम में अगर हम टेंशन का वर्क देखें, जैसे पेंडुलम की अलग अलग पोजीशंस पर, ठीक है, जो टेंशन होगा वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे टेंशन ऐसे होगी, सो दीज एरोज, दीज येलो एरोज, दे रिप्रेजेंट द टेंशन। ठीक है, ये टुवर्ड सेंटर एक्ट करेंगे। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होगी। ठीक है, यानी कि टेंशन से परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट से परपेंडिकुलर होगी, वेलोसिटी हमेशा टेंशन से परपेंडिकुलर होगी। अब देखो, अगर हम वर्क डन बाय टेंशन लिखना चाहें तो हम लिखेंगे T डॉट डी एस, वेयर डी एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब, और डी एस को लिखा जा सकता है वी डी टी। ठीक है, बिकॉज डी एस बाई डी टी, ठीक है, डी एस बाई डी टी जो होता है ये v के बराबर होता है, तो यहाँ से डी एस को वी डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये नोटिस करो कि T डॉट वी जो है ये तो हमेशा ही जीरो है, बिकॉज टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो अगेन इस केस में जो वर्क है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज ये एक सरफेस है और हमको ये बताया गया कि एक ब्लॉक इस सरफेस पे स्लाइड करता है बिना सरफेस से किसी भी इंस्टेंट पे अलग हुए। ठीक है, तो ये ब्लॉक इन पोजीशन से होके गुजरा है। ठीक है, तो अगर ब्लॉक इन पोजीशन से होके गुजरा है, इन सारे पोजीशंस पे उसके वेलोसिटीज जो होते हैं वो टेंजेंशियल टू द पाथ होते। ठीक है, तो ये जो एरोज है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन सारे पोजीशंस पे अगर मैं नॉर्मल फोर्सेस बताऊंगा तो वो नॉर्मल टू द सरफेस होंगे। ठीक है,
तो नोटिस करो कि नॉर्मल और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर हैं। क्लियर है? तो इस केस में भी अगर वर्क डन बाय नॉर्मल पूछा जाए तो वो 0 आएगा। लेकिन इस बार जो रीज़न है, इस बार रीज़न ये नहीं है कि जिन पॉइंट्स पे फोर्स लग रहा है वो पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हो रहे, फोर्स ब्लॉक के बॉटम पे लग रहा है और ब्लॉक का बॉटम डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, इस बार रीज़न ये है कि नॉर्मल और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो कभी भी अगर कोई फोर्स इस तरह से एक्ट करता है कि वो वेलोसिटी के हमेशा ही परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे फोर्स का वर्क जो होता है वो भी 0 आता है। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखने की है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने बता दी थी, लेकिन चलो उसको रियलाइज़ करने के लिए एक और चीज़ देख लेते हैं। मैंने कहा था कि वर्क जो होता है वो एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं बच्चों। सपोज ये एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर हमने एक ब्लॉक को रख दिया है m मास के। ठीक है, और लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है v स्पीड से। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। ठीक है, इसको कह देते हैं a, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, इसको कह देते हैं b, जो कि बाहर ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, अगर हमने a और b दोनों से कहा कि भाई ब्लॉक का FVD बनाओ, तो देखो दोनों ही सेम FVD बनाएंगे, कोई भी सीडो फोर्स का यूज़ नहीं करेगा, बिकॉज a कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो a भी इनर्शियल है, b भी इनर्शियल है। तो FVD जो है दोनों ही हमें आइडेंटिकल FVD बनाएंगे। ठीक है, दोनों कहेंगे कि ब्लॉक पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक फोर्स है नॉर्मल और एक फोर्स है mg, दोनों यही बात कहेंगे। ठीक है, लेकिन हमने अगर a से कहा कि अच्छा भाई a तुम हमें बताओ कि वर्क डन बाय नॉर्मल कितना है। ठीक है, तो a कहेगा कि मुझे तो ब्लॉक हिलता हुआ नजर ही नहीं आ रहा, मैं खड़ा हूँ, ब्लॉक मेरे बगल में, हमेशा मेरे बगल में ही है, ना लेफ्ट जा रहा है, ना राइट जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है। तो a के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय नॉर्मल जो है वो 0 है। ठीक है, और अगर हम b से कहेंगे कि भाई अच्छा वर्क डन बाय नॉर्मल हमें बताओ, तो b कहेगा कि भाई नॉर्मल ऊपर लग रहा है और ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है, t टाइम में ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में वो vt हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लॉक कहेगा कि n डॉट vt इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, यानी कि nvt इज द वर्क डन। n की वैल्यू mg के बराबर है, वो एक अलग बात है। तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि दोनों ने अलग अलग वैल्यू बताई है। इसी तरीके से मतलब बस ये यहाँ से हमें पता लग रहा है कि वर्क जो होता है वो एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और बच्चों, तो ये हमने वर्क की डेफिनेशंस के अराउंड बात कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क डन बाय कॉमन फोर्सेस की। ठीक है, सो वर्क डन बाय कॉमन फोर्सेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली सबसे कॉमन फोर्स जो है, ठीक है, वो तो mg है, तो mg से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वर्क डन बाय mg या वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है, इट इज रिटन एज मास इंटू g इंटू h इनिशियल माइनस h फाइनल। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला टू यूज। इसमें साइन अपने आप ही आ जाएगा, मतलब जब भी हाइट डिक्रीज होगी, ठीक है, सो जब भी हाइट डिक्रीज होगी वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होता है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, व्हेन हाइट डिक्रीजेस, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हाइट डिक्रीज हो रही है तो उस पर वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव, ठीक है, व्हेन हाइट इंक्रीजेस। ठीक है, एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 0 इफ इनिशियल हाइट इज सेम एज फाइनल हाइट। देखो नोटिस करो, मैं सिर्फ इनिशियल और फाइनल को सेम बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाइट कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं ये बात कह रहा हूँ कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब कि सेम इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में ट्रैवल करने के लिए तुमने कौन सा पाथ चूज किया इस पर डिपेंडेंसी नहीं होती है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, मतलब ये एक इनिशियल पॉइंट था, मान लो ये एक फाइनल पॉइंट था, अब कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया, तीनों ही पाथ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी जो आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, सो दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग। ठीक है, तो वर्क डन बाय एनी स्प्रिंग, ऑलराइट, इट्स ऑलवेज रिटन एज u इनिशियल माइनस u फाइनल। ये याद रखना बच्चों, बहुत बच्चे ना इसको गलत तरीके से याद रखते हैं। वो वर्क डन बाय स्प्रिंग को हाफ के एक्स स्क्वायर याद रखते हैं, विच इज रॉन्ग। हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क डन बाय स्प्रिंग नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर, विच मीन्स कि जो वर्क डन बाय स्प्रिंग है, ठीक है, वर्क बाय स्प्रिंग जो है, ठीक है, दिस विल बी गिवन एज हाफ इंटू के इंटू एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ इंटू के इंटू एक्स फाइनल स्क्वायर। तो ये वाला जो फॉर्मूला आपको ये यूज़ करना है बच्चों। ठीक है, ये यूज़ करने से गड़बड़, मतलब अगर तुम डायरेक्टली वर्क डन को के एक्स स्क्वायर मान लोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर मान लोगे, तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो मत करना।
ठीक है। सो आई गेस दीज आर द टू मोस्ट कॉमन फोर्सेज दैट विल अपीयर। इसके अलावा वर्क की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसको हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, ठीक है। नाउ व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? सो इट इज अ स्टेटमेंट दैट सेज दैट टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस acting on a particle is equals to change in its kinetic energy, ठीक है। बहुत ही पावरफुल टूल होता है ये मैकेनिक्स का, ठीक है। इसको हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसको सिंबॉलिकली हम लिखते हैं वर्क डन बाय टोटल, ठीक है, इज इक्वल्स टू के एफ माइनस के आई। वेरी पावरफुल टूल। इसको यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा, वो मैं 10 कदम जो सेशन होगा उसके अंदर सॉल्व करके दिखाऊंगा बच्चों, ठीक है। सो दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम। एप्लीकेशन इसका हम 10 कदम वाले सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट वी शुड टॉक अबाउट व्हाट इज पावर, ठीक है। तो पावर की अगर बात करें तो पावर की डेफिनेशन होती है इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। अब देखो किसी भी तरह की जो रेट है, मतलब कोई भी रेट हमेशा दो तरीके से डिफाइन की जा सकती है। एक होती है एवरेज रेट, तो एक को हम कह सकते हैं एवरेज पावर, और एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो एक को हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। तो एवरेज रेट यानी कि जो एवरेज पावर होगी ये होगी टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जितना भी वर्क किया गया है उसमें जितना भी टाइम लग गया है। और एवरेज और इंस्टेंटेनियस जो होगी, ठीक है, ये होगी डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक है। और डी डब्ल्यू क्या होता है? ये होता है एफ डॉट डी एस, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एफ डॉट वी। सो दिस इज एवरेज पावर एंड दिस इज instantaneous power. What is the relationship between power and kinetic energy? So total power supplied by all forces. एक पार्टिकल पे मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं, सो टोटल पावर सप्लाइड बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। यानी कि ये बन जाएगा डी के बाय डी टी, ठीक है। सो टोटल पावर सप्लाइड बाय ऑल द फोर्सेस दैट विल बी इक्वल टू, इसको एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सिंपल है ये। हमने कहा था कि जो टोटल वर्क होता है, हमने कहा था टोटल वर्क जो होता है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, तो हो गया ये रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये वर्क एनर्जी थ्योरम का ये एक डिफरेंट वर्जन है, ठीक है। सो बच्चों जो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर है इसमें ऑब्वियसली इसमें काफ़ी और कुछ भी होता है सीखने के लिए, जो कि हम 11th ग्रेड में सीखेंगे। अभी NSCGS के लिए दिस मच नॉलेज वुड बी सफिशिएंट टू एड्रेस एनी क्वेश्चन। इसका जो सबसे प्रोमिनेंट एप्लीकेशन होता है चैप्टर का वो होता है सर्कुलर मोशन को स्टडी करने में, जो कि इसके जस्ट बाद फॉलो होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा 10 कदम वाले सेशन के अंदर। सो डू वॉच दैट सेशन। ऑलराइट, टेक केयर एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।